हेलो बच्चों, सब लोग आपके समझ में होंगे। आज मैंने क्या है जेसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 10 राजनीतिक विकास का सभी प्रश्न उत्तर। इससे पहले मैंने हिस्ट्री का 1 से लेकर के 9 चैप्टर तक का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। साथ में हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है। नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 10 ये शुरू होता है रिक्त स्थानों के पूर्ति करिए से, जो है 1 नंबर 1 का कॉमन दिया है। गुप्त वंश के शासन को डैश युग का काल कहा जाता है, तो इसको स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। दूसरा है समुद्रगुप्त को भारत का डैश कहा जाता है, तो इनको भारत का नेपोलियन के नाम से हम लोग जानेंगे। गौ नंबर में है बाणभट्ट डैश के दरबारी थे, तो ये हर्षवर्धन के दरबारी थे। घ है पल्लवों की राजधानी डैश थी, तो इनकी राजधानी क्या हो जाएगी? कांचीपुरम। दक्षिण भारत में डैश डैश और डैश 3 तरह के नगर थे, तो पहला नगर ऊर, दूसरा सभा और तीसरा नगर का नाम हो जाएगा नगरम, जो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आते हैं 2 नंबर, जहां पर मैं आपसे पूछा जा रहा है सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का चिन्ह का उपयोग करें। जहां पर मैं पहला नंबर है हरिसेन ने गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी को प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी, तो नहीं, ये नहीं लिखी थी। दूसरा है पल्लवों की राजधानी एहोल थी, गलत है। तीसरा है दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदी तो काम करती रही, ये सही है। इसके बाद है अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है, ये भी सही है। इसके बाद अंगो नंबर है हर्षचरित नामक कृति बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था, तो ये भी सही है। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 3 में, जहां पर मैं पूछा गया है गुप्त काल में प्रशासनिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में राजा शासन का प्रधान होता था, जिसे महाधिराज कहा जाता था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होता था। राजकाज में राजकुमार भी उसकी सहायता करते थे। मंत्रियों को वेतन जो है नगद दिया जाता था। राज्य की शासन व्यवस्था कई स्तरों पर संचालित थी, जिसे प्रांत, देश, अवना, भुक्त के शासक को उपरिक कहा जाता था। ज्यादातर उपरिक राजकुमार अथवा राज परिवार से संबंधित व्यक्ति होते थे। गुप्त काल में भूमि कर उपज का लगभग 1/6 भाग जो है कर के रूप में वसूला जाता था। इसके बाद चौथा नंबर में पूछा गया है पल्लवों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से सर्वोच्च पद अधिकारी होता था। पल्लव राजाओं ने प्रजा पालन के सिद्धांत पर ज्यादा ध्यान दिया। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना एवं बाहरी आक्रमण से राज्य की सुरक्षा करना, यह राजा का प्रमुख कार्य था। राजा का पद वंशानुगत था, यानी भाई राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजा एक मंत्री परिषद होता था, राजा की एक मंत्री परिषद होता था। स्थानीय प्रशासन इस पर विशेष ध्यान देता था। पल्लवों की थल एवं जल सेना मजबूत एवं संगठित थी। 1/6 भाग कृषि उपज का हिस्सा भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो गुप्त काल में था। 1/6 यहाँ भी वही सिस्टम को कंटिन्यू किया गया। इनके शासन काल में सर्वत्र शांति और सुव्यवस्था आपको देखने को मिलेगा। 5 नंबर में पूछा गया है चीनी यात्री हेनसांग ने हर्षवर्धन द्वारा लिए गए किन किन करों का उल्लेख किया, तो उत्तर हो जाएगा चीनी यात्री हेनसांग के द्वारा, यानी हेनसांग हो जाएगा, ये वेन हो गया, ठीक है। हेनसांग के अनुसार हर्ष की राजकीय आय 4 भागों में बांटी जाती थी। एक भाग राजा के खर्च के लिए रखा जाता था, दूसरा भाग विद्वानों के लिए, तीसरा भाग अधिकारियों के लिए, चौथा भाग अमलों के बंदोबस्त करने के लिए, अधिकारियों और अमलों का बंदोबस्त करने के लिए, और चौथा भाग जो था वो धार्मिक कार्यों के लिए लगाया जाता था। तो इस तरह कर का विभाजन यहाँ पर में चलता था। इसके बाद बस यही था, यहीं तक में खत्म। तो ये था आपका क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 किसका, तो हिस्ट्री का। आपको क्या करना है, तो जहाँ कहीं भी आपने ग्रुप बना रखा है हर ग्रुप में इसे शेयर कर दे, ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।